गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको सारे नोट्स, वीडियोस, बुक्स वगैरह मिल गई होंगी। बेसिकली थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूँ। मेरा नाम पुनीत है। एमबीए का क्लासेस लेता हूँ। 2006 से पढ़ा रहा हूँ। 20 इयर्स का मेरे को एक्सपीरियंस है। वीजू, पूर्णिमा, जेईसीआरसी, आर्या, आईएलएम, आईआरएम, आईपीएस बिजनेस स्कूल, सब में मैं जा रहा हूँ और एज अ गेस्ट फैकल्टी पढ़ा रहा हूँ। और इवनिंग में मेरा क्लासेस चलता है, ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड, तीनों मोड पे क्लासेस चलता है। उसके अलावा एक टॉप कॉलेज है एमबीए का, आईएम अहमदाबाद, वहां मैं बच्चों को हर साल लेके जाता हूँ। मुंबई में एआई यूनिवर्सल, यहाँ पे गेस्ट पढ़ा रहा हूँ मैं। जेईसीआरसी में पढ़ा रहा हूँ, आर्या कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। इन कॉलेजेस में मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए, राइटर भी हूँ। 2008 से मैंने बुक्स वगैरह लिखना स्टार्ट कर दिया था। यूट्यूब पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर सब कुछ मिल जाएंगे। बस एक छोटा सा इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप लोगों से करना था। एमबीए आप कहीं से भी करें, थोड़ा सा मेरे से आप डिस्कस करके अगर आप एमबीए ज्वाइन करते हैं तो आप थोड़ा सेफर मोड में रहेंगे। उसका रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि मेरे को जो एक्सपीरियंस है ना 20 इयर्स का, एमबीए में प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, कॉलेजेस कैसे पढ़ाते हैं, क्या उनका प्लेसमेंट स्ट्रक्चर है, क्या इंटरनल एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है, मेन चीज अंदर क्या चल रहा है उनके। क्योंकि मैं तो रेगुलर कॉलेजेस में जा रहा हूँ तो मेरे को पता है कौन से कॉलेज में क्या चल रहा है। तो आप मेरे से थोड़ा सा एडवाइस लेके अगर आप एडमिशन लेते हैं तो थोड़ा सा सेफर जोन में रहेंगे। बाकी आपके डिस्टेंस के ऑनलाइन के एडमिशन, मणिपाल हो गया, एमएटी हो गया, ज्ञान विहार हो गया, तो यहाँ भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप अगर एडमिशन लेते हैं तो प्लीज मेरे से कंसल्ट करना। हो सकता है कि मैं आपको एक बेस्ट कॉलेज बता पाऊं और एक सेफर जोन में लेके जा पाऊं। क्योंकि एडमिशन लेने के बाद बच्चों को लगता है कि यार गलत जगह चले गए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मेरा नंबर आपके पास है। साथ के साथ अगर आपको कोई और क्वेरी चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप करें या कॉल कर सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हमारे सामने जो विषय है वो आधुनिक व्यवसाय और प्रबंधन की बिल्कुल रीढ़ है। एकदम सही कह रही हैं आप। मेज पर हमारे पास मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, जिसे हम एमआईएस कहते हैं, और खासतौर पे उसके एक बहुत ही दिलचस्प हिस्से डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स यानी डीएसएस से जुड़े शोध पत्रों का एक काफी भारी भरकम स्टैक रखा है। हाँ, और इन सारे पेपर्स को देखकर एक ही बात दिमाग में आती है, वही पुरानी घिसी पिटी बात की डेटा नया तेल है ना? लेकिन अगर हम इन सारी शोध पत्रों का एक निचोड़ निकालें तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि कच्चा तेल किसी काम का नहीं होता जब तक कि उसे रिफाइन न किया जाए। सही कहा। आज की दुनिया में किसी भी संस्था के पास डेटा की तो कोई कमी नहीं है। मतलब टेराबाइट्स में जानकारी सर्वर्स में बस पड़ी हुई है। असली चुनौती तो ये है कि जब सामने कोई ऐसा संकट आ जाए जिसका पहले से कोई तय समाधान ना हो, तो उस विशाल डेटा में से काम की बात कैसे निकाली जाए और तुरंत एक सटीक फैसला कैसे लिया जाए। तो चलिए इस विषय की परतों को खोलते हैं और समझते हैं कि डीएसएस सिर्फ एक सॉफ्टवेयर से कहीं बढ़कर एक रणनीतिक हथियार कैसे बन गया है। देखिए, ये रिफाइनरी वाली बात इस पूरे विषय का एकदम सटीक सार है। संगठनों में रोजमर्रा के काम तो चलते रहते हैं जिनके लिए पहले से नियम तय होते हैं। हाँ, रूटीन काम। लेकिन जब हम अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, मतलब ऐसी उलझी हुई समस्याएं जो अचानक सामने आती हैं, जैसे सप्लाई चेन का अचानक टूट जाना या बाजार में किसी नए प्रतिद्वंद्वी का आ जाना, वहां तो पुराने नियम काम नहीं आते। बिल्कुल नहीं। इन शोध पत्रों को पढ़ते हुए जो बात सबसे स्पष्ट रूप से उभर कर आती है वो यह है कि डीएसएस कोई ऐसा टूल नहीं है जो सिर्फ ये बताए कि क्या हो रहा है। तो ये और क्या बताता है? इसका मुख्य काम ये विश्लेषण करना है कि जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है और उसके आधार पर आगे क्या कदम उठाए जाने चाहिए। मतलब ये सिस्टम अलग अलग स्रोतों से आ रहे असंगठित डेटा को एक धागे में पिरोता है, हाँ, और निर्णय लेने की प्रक्रिया को एक तार्किक आधार देता है। तो एक तरह से ये सिस्टम किसी भी मैनेजर के लिए सिर्फ एक डेटाबेस नहीं है, बल्कि एक विश्लेषणात्मक साथी की तरह काम करता है। एकदम सही एनालॉजी है। अब जब हम इसके काम करने के तरीके को देखते हैं तो हमारे पास मौजूद सामग्री में इसके ढांचे को 5 प्रमुख घटकों में बांटा गया है। मुझे तो ये किसी बुद्धिमान सलाहकार के शरीर के अंगों जैसा लगा। दिलचस्प है। तो इस शरीर की शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत तो नींव से ही होगी, जो कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या डीबीएमएस है। जाहिर है बिना डेटा के तो कोई भी विश्लेषण शून्य ही होगा। बिल्कुल। लेकिन आज के दौर में ये डीबीएमएस सिर्फ एक साधारण स्प्रेडशीट या फाइलिंग कैबिनेट तो है नहीं। ये तो उस विशाल और अस्त-व्यस्त डेटा को संभालने का काम कर रहा है जो हर सेकंड जनरेट हो रहा है। और यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये डेटा सिर्फ कंपनी के अंदर से नहीं आ रहा है। एक आधुनिक डीबीएमएस कंपनी के आंतरिक आंकड़ों को बाहरी दुनिया के आंकड़ों के साथ जोड़ता है।
आंतरिक आंकड़े मतलब जैसे सेल्स, इन्वेंट्री और कर्मचारियों का प्रदर्शन। सही कहा। और बाहरी दुनिया का मतलब है बाजार के बदलते रुझान, मौसम के पूर्वानुमान या यहां तक कि सोशल मीडिया पर ग्राहकों की प्रतिक्रियाएं। ये सारा डेटा बहुत ही अलग अलग रूपों में होता है। तो डीबीएमएस का असली काम इस सारे शोर शराबे के बीच से एक साफ और व्यवस्थित जानकारी का ढांचा तैयार करना है। हाँ, और अगर ये फाउंडेशन कमजोर हुई या इसमें गलत डेटा आ गया तो आगे की पूरी प्रक्रिया ताश के पत्तों की तरह रह जाएगी। लेकिन यहाँ एक पेच है। मान लीजिए हमारे पास दुनिया भर का एकदम सटीक डेटा आ गया और डीबीएमएस ने उसे अच्छे से व्यवस्थित भी कर लिया। अब एक मैनेजर उस विशाल डेटा को देखकर क्या करेगा? वो खुद तो करोड़ों पंक्तियों का विश्लेषण कर नहीं सकता। यही पर मुझे लगता है कि इस ढांचे का दूसरा घटक गेम चेंजर साबित होता है, जिसे मॉडल बेस्ड कहते हैं। मॉडल बेस्ड, इन शोध पत्रों में इसे सिस्टम का असली विश्लेषणात्मक दिमाग कहा गया है। इसमें फोरकास्टिंग मॉडल, ऑप्टिमाइजेशन और सिमुलेशन जैसी चीजें शामिल हैं। यही वो जगह है जहां कच्चा डेटा एक रणनीतिक दिशा लेता है। मॉडल बेस के अंदर जटिल गणितीय और सांख्यिकीय सूत्र होते हैं। कोई उदाहरण देकर समझाएंगे? बिल्कुल। मान लीजिए एक लॉजिस्टिक्स कंपनी का मैनेजर ये तय करना चाहता है कि अगर ईंधन के दाम अचानक 10% बढ़ जाएं, तो डिलीवरी के खर्च पर क्या असर पड़ेगा, और क्या उन्हें अपने डिलीवरी के रूट बदलने चाहिए? एकदम सही। अब मॉडल बेस यहां अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, मतलब व्हाट इफ परिदृश्यों का सिमुलेशन करता है। तो ये डीबीएमएस से डेटा उठाएगा और अपने एल्गोरिदम के जरिए कई तरह के विकल्प सामने रख देगा। हाँ, ये इंसान की सोचने की क्षमता को मशीनी गति दे देता है। लेकिन एक सवाल उठता है, अगर मॉडल बेस सारे गणितीय समीकरण हल कर रहा है और बेहतरीन विकल्प बता रहा है, तो क्या इससे निर्णय लेने वाला इंसान सिर्फ एक रबर स्टैंप नहीं बनकर रह जाता? ये एक बहुत ही जायज चिंता है। मतलब कंप्यूटर ने जो कहा बस वही मान लिया जाए? और इसी वजह से डीएसएस को सपोर्ट सिस्टम कहा जाता है, रिप्लेसमेंट सिस्टम नहीं। अच्छा। मशीन आपको ये बता सकती है कि गणित के हिसाब से सबसे फायदेमंद विकल्प कौन सा है, लेकिन किसी फैसले का ब्रांड पर क्या असर पड़ेगा या कर्मचारियों का मनोबल कैसे प्रभावित होगा, ये तय करना तो इंसान का ही काम है। तो मॉडल बेस्ड अंधाधुंध फैसले नहीं लेता? नहीं, वो सिर्फ उन विकल्पों को वैज्ञानिक तरीके से तौलकर सामने रखता है ताकि इंसान अपने विवेक का सही इस्तेमाल कर सके। ये स्पष्टीकरण बहुत जरूरी था। अब आगे बढ़ते हैं। डेटा आ गया, मॉडल बेस ने उसे प्रोसेस भी कर लिया और शानदार नतीजे निकाल लिए। लेकिन अगर ये नतीजे सिर्फ जटिल कोड या अंतहीन नंबरों के रूप में स्क्रीन पर आए, तो एक सामान्य बिजनेस लीडर के लिए तो ये किसी काम के नहीं है। बिल्कुल। यही पर हमारे अगले दो घटक तस्वीर में आते हैं, यूजर इंटरफेस और डिसीजन सपोर्ट जनरेटर। अगर हम इन शोध पत्रों का बारीकी से अध्ययन करें तो ये साफ है कि कोई भी मॉडल कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अगर उसका इंटरफेस यूजर फ्रेंडली नहीं है तो वो सिस्टम फेल हो जाएगा। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। यूजर इंटरफेस वो पुल है जहां इंसान और मशीन की बातचीत होती है। अगर इंटरफेस इतना जटिल है कि मापदंड बदलने में ही घंटों लग जाएं, तो तुरंत निर्णय कैसे लिए जाएंगे? और यहीं पर डिसीजन सपोर्ट जनरेटर अपना काम करता है। हाँ, ये एक टूल बॉक्स की तरह है जो उस जटिल गणितीय परिणाम को एक विजुअल कहानी में बदल देता है। ये डेटा को डैशबोर्ड्स, इंटरैक्टिव चार्ट्स और हीट मैप्स में बदलता है, ताकि एक नजर में ये समझ आ जाए कि अगर लाल रंग का ग्राफ ऊपर जा रहा है तो कंपनी के किसी हिस्से में तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। सही कहा। ये कॉग्निटिव लोड यानी दिमाग पर पड़ने वाले जोर को कम करता है। अब तक तो सब कुछ बहुत ही तार्किक और मशीनी लग रहा था, लेकिन जब मैं नोट्स को पढ़ रही थी तो पांचवें घटक ने मुझे सच में हैरान कर दिया, नॉलेज बेस। हाँ, ये थोड़ा अलग है। ये सुनकर ऐसा लगता है जैसे हम मशीन में इंसानियत या इंसानी तजुर्बे को फीड करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने हमेशा सुना है कि कुछ फैसले गट फीलिंग या सालों के अनुभव पर लिए जाते हैं। बिल्कुल। इन स्रोतों के मुताबिक नॉलेज बेस में किसी क्षेत्र विशेष का ज्ञान और ह्यूरिस्टिक्स शामिल होते हैं। ये तो मशीन के अंदर किसी विशेषज्ञ का दिमाग लगाने जैसी बात है। ये डीएसएस के विकास का सबसे उन्नत चरण है। नॉलेज बेस का मतलब है उन नियमों और तजुर्बों को कोड करना जो आमतौर पर किताबों में नहीं मिलते। ह्यूरिस्टिक्स या रूल ऑफ थंब उसी का हिस्सा हैं। जैसे कोई अनुभवी व्यक्ति काम करता है। हाँ, उदाहरण के लिए एक मशीनरी में खराबी आने पर एक नया इंजीनियर शायद पूरा मैनुअल पढ़ेगा, लेकिन एक ऐसा इंजीनियर जिसने 20 साल वहां काम किया है, वो सिर्फ मशीन की आवाज सुनकर बता देगा कि खराबी कहाँ है। क्या बात है। तो नॉलेज बेस इसी तरह के विशेषज्ञ नियमों को सिस्टम में डालता है। बिल्कुल।
तो जब डीएसएस कोई सुझाव देता है तो वो सिर्फ डेटा और गणित पर आधारित नहीं होता, बल्कि उसमें उन विशेषज्ञों का सामूहिक अनुभव भी शामिल होता है। ये तो हुई इसके घटकों की और काम करने के तरीके की बात। अब अगर हम इसके प्रकारों पर नजर डालें तो इन दस्तावेजों में डीएसएस को 3 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है और ये विभाजन इस बात पर निर्भर करता है कि समस्या किस तरह की है। सही है। पहला है मॉडल ड्रिवन डीएसएस। जैसा कि नाम से जाहिर है, इसका पूरा जोर गणितीय मॉडल और रिग्रेशन एनालिसिस पर होता है। हाँ, इसमें डेटा शायद बहुत ज्यादा ना हो, लेकिन जो समस्या है वो बहुत जटिल होती है। जैसे कि एक नई फैक्ट्री लगाने के लिए सबसे सही जगह कौन सी होगी। और रिग्रेशन एनालिसिस का यहाँ सीधा सा मतलब है पुराने रुझानों को देखकर भविष्य की भविष्यवाणी करना। इसकी ठीक विपरीत काम करता है डेटा ड्रिवन डीएसएस। आज के इस दौर में जहाँ हर क्लिक पर डेटा बन रहा है, ये प्रकार बहुत अहम हो गया है। इसका मुख्य काम तो विशाल डेटा सेट के पहाड़ों को खंगालना है, जिसे हम डेटा माइनिंग कहते हैं। हाँ, अगर कोई ई-कॉमर्स कंपनी ये जानना चाहती है कि जो लोग रविवार को इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदते हैं, क्या वे अगले हफ्ते कपड़े भी खरीदते हैं, तो यहाँ कोई गणितीय समीकरण पहले से नहीं है। बिल्कुल नहीं। यहाँ मशीन उस विशाल डेटा में से छिपे हुए पैटर्न ढूंढ कर लाती है। और तीसरा प्रकार वही है जिसकी हमने अभी चर्चा की, नॉलेज ड्रिवन डीएसएस। यहाँ ये बात दिलचस्प हो जाती है कि कैसे ये प्रकार विशेष नियमों और एक्सपर्ट सिस्टम का उपयोग करके जटिल समस्याओं के समाधान सुझाता है। यहाँ पर सिस्टम इंसानी विशेषज्ञों की तरह काम करता है, अक्सर कानूनी सलाह या मेडिकल डायग्नोसिस जैसे क्षेत्रों में। ये तीनों प्रकार मिलकर MIS के अंदर DSS के महत्व को बहुत बढ़ा देते हैं। इन शोध पत्रों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि यह तकनीक किसी भी संगठन के लिए कोई विलासिता नहीं है, बल्कि एक जरूरत है। और इसके फायदों की सूची में सबसे ऊपर है बेहतर निर्णय लेना, हवा में तीर चलाने के बजाय तथ्यों के आधार पर फैसले लेना। इसके साथ ही दक्षता और अनुकूलन क्षमता का जिक्र करना भी बहुत जरूरी है। जब डेटा को प्रोसेस करने का रोजमर्रा का काम ऑटोमेट हो जाता है, तो सोचने और रणनीति बनाने का समय बचता है। और आज के तेजी से बदलते हालात में, जहां सप्लाई चेन एक दिन में चरमरा सकती है, ये सिस्टम तेजी से नए विकल्पों का मूल्यांकन करने की शक्ति देता है। यही इसका सबसे बड़ा योगदान है। जोखिम प्रबंधन या अनिश्चितता के अंधेरे में एक टॉर्च की तरह काम करता है, जो आपको ये दिखा देता है कि किस रास्ते पर खाई है और किस रास्ते पर मंजिल। बिल्कुल सही कहा। अब यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब भी हम MIS, डेटा माइनिंग या ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में वातानुकूलित कॉर्पोरेट बोर्ड रूम, बड़े बड़े सर्वर और शेयर बाजार की तस्वीरें आती हैं। हाँ, जाहिर है। लेकिन हमारे पास मौजूद शोध में एक ऐसा जमीनी और वास्तविक उदाहरण है जो इस पूरी तकनीक को एक अलग ही रोशनी में पेश करता है। आप ई-नाम की बात कर रही हैं ना? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के कृषि क्षेत्र और ई-नाम की। ये सोचना ही कितना अद्भुत है कि जिस तकनीक का इस्तेमाल मल्टीनेशनल कंपनियां कर रही हैं, वही तकनीक एक पारंपरिक किसान के लिए जमीन पर बदलाव ला रही है। अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़ें तो कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जहां अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स सबसे ज्यादा होती हैं। कोई भी कॉर्पोरेट मैनेजर मौसम के मिजाज, अचानक आने वाली बारिश या रातों रात मंडी में किसी फसल की कीमत गिरने जैसी अनिश्चितताओं का सामना रोज तो नहीं करता। बिल्कुल नहीं। नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट या ई-नाम, जिसे सरकार ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में पेश किया है, असल में एक बहुत ही जटिल और शक्तिशाली नॉलेज ड्रिवन और डेटा ड्रिवन डीएसएस है। ये सिर्फ एक मंडी का नहीं, बल्कि पूरे देश का डेटा एक जगह ला रहा है। चलिए इस पर थोड़ा गहराई से बात करते हैं। एक आम किसान की समस्या क्या होती है? हाँ, भी बताइए। मान लीजिए उसने टमाटर उगा लिए। अब उसे नहीं पता कि उसे ये टमाटर अपनी पास की मंडी में बेचने चाहिए या 50 किलोमीटर दूर किसी दूसरी मंडी में। हाँ, पारंपरिक रूप से ये जानकारी सिर्फ बिचौलियों के पास होती थी। लेकिन अब ई-नाम का DSS क्या कर रहा है? वो देश भर के उत्पादन, अलग अलग मंडियों की रियल टाइम कीमतों, मौसम के पूर्वानुमान और यहाँ तक कि मांग आपूर्ति के समीकरणों का विशाल डेटा एक साथ प्रोसेस कर रहा है। और ये प्रोसेसिंग सिर्फ डेटा दिखाने के लिए नहीं हो रही है। इस डीएसएस का यूजर इंटरफेस उस किसान के मोबाइल ऐप पर होता है। क्या बात है! पीछे बैकएंड में मॉडल बेस परिवहन की लागत, रास्ते में फसल के खराब होने के जोखिम और अलग अलग मंडियों में मिल रहे दामों का विश्लेषण करता है। और फिर एक बहुत ही साफ और विजुअल सुझाव किसान के सामने आता है, ऑप्टिमल सेलिंग स्ट्रेटजी। ये सबसे ज्यादा मुनाफे के लिए फसल कब और कहां बेचनी है, ये एक साधारण व्यक्ति के हाथ में एक असाधारण विश्लेषणात्मक शक्ति देने जैसा है।
ये अर्थशास्त्र के उस सिद्धांत को पलटने जैसा है जिसे हम सूचना की विषमता या इंफॉर्मेशन एसिमेट्री कहते हैं। दशकों से व्यापार में मुनाफा वही कमाता था जिसके पास जानकारी ज्यादा होती थी। बिल्कुल। पारंपरिक मंडियों में व्यापारियों को पता होता था कि बाजार का रुख क्या है, लेकिन किसान अंधेरे में रहता था। ई नाम के डीएसएस ने इस विषमता को खत्म कर दिया है। ये पारदर्शिता ला रहा है और सबसे कमजोर कड़ी को सशक्त बना रहा है। और अगर हम इस मंच के दूसरे पहलू को देखें तो ये सिर्फ किसानों के लिए नहीं है, नीति निर्माताओं के लिए भी एक खजाना है। सरकार के लिए भी। हाँ, पहले सरकार को किसी फसल की कमी या कीमतों में भारी उछाल का पता तब चलता था जब स्थिति बिगड़ चुकी होती थी। अब इस सिस्टम के जरिए वे एग्रीगेटेड डेटा का विश्लेषण कर सकते हैं। तो वे पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि किस राज्य में प्याज की कमी होने वाली है। बिल्कुल। और समय रहते संसाधनों का आवंटन या नीतियां बदल सकते हैं। इसके अलावा डेटा के आधार पर किसानों को फसल विविधीकरण की सलाह दी जा सकती है ताकि बाजार में एक ही फसल की अधिकता न हो जाए। ये ज्ञान का ऐसा सही इस्तेमाल है जो सीधे आजीविका और अर्थव्यवस्था को सुरक्षित कर रहा है। एकदम सही। तो अगर आज की इस पूरी चर्चा के धागों को एक साथ बांधा जाए तो ये बात शीशे की तरह साफ हो जाती है कि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स महज कुछ सॉफ्टवेयर कोड नहीं है। नहीं, ये वो रणनीतिक उपकरण हैं जो अराजक और बिखरे हुए डेटा के समंदर में से एक स्पष्ट, तार्किक और लाभदायक रास्ता निकालते हैं। चाहे वो किसी वैश्विक सप्लाई चेन का संकट सुलझाना हो या फिर किसी किसान को उसकी मेहनत का सही मोल दिलाना हो, डीएसएस डेटा को जमीनी कार्रवाई में बदलने का सबसे मजबूत पुल है। लेकिन इस पूरी शानदार तकनीक के बीच एक बहुत ही गंभीर सवाल भी खड़ा होता है जिस पर हम सभी को गहराई से सोचना चाहिए। वो क्या? हमने देखा कि डीएसएस की पूरी वास्तुकला, चाहे वो कितने भी बेहतरीन मॉडल या ह्यूरिस्टिक्स इस्तेमाल कर लें, अंततः उस डेटा पे निर्भर करती है जो उसमें डाला जाता है, यानी डीबीएमएस में। ई नाम के मामले में ही देख लीजिए, अगर मंडियों से आने वाला बुनियादी डेटा या मौसम का पूर्वानुमान ही गलत हो तो क्या होगा? ये तो बड़ा मुद्दा है। तकनीकी दुनिया में एक पुरानी कहावत है, गार्बेज इन गार्बेज आउट, यानी अगर कचरा अंदर जाएगा तो नतीजे में कचरा ही बाहर आएगा। ये एक बहुत ही विचारणीय पहलू है क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि ये सिस्टम्स धीरे धीरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की तरफ बढ़ रहे हैं। सुनने वाले अगर सोचें तो सवाल ये है कि क्या भविष्य में ये भव्य सिस्टम इतने समझदार हो पाएंगे कि वे बुनियादी डेटा में मौजूद कमियों, इंसानी गलतियों या सबसे बड़ी बात संस्थागत पूर्वाग्रहों को खुद पहचान कर उन्हें फिल्टर कर सकें? सबसे बड़ा खतरा है, अगर एक बुनियादी डेटा सेट में ही कोई खामी है तो एक अत्यधिक जटिल और शक्तिशाली मॉडल बेस उस खामी को सिर्फ दोहराएगा नहीं, बल्कि उसे एक वैज्ञानिक सत्य का जामा पहना देगा। क्योंकि जब कंप्यूटर कोई जवाब देता है तो इंसान उस पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेता है। बिल्कुल। अगर खराब डेटा की वजह से सिस्टम गलत फैसले सुझाने लगे और हम बिना सोचे समझे उन्हें लागू करते रहें, तो यह तकनीक समस्याओं को सुलझाने के बजाय उन्हें एक बड़े पैमाने पर और भी जटिल बना देगी। तो अंत में सवाल ये बचता है कि क्या हम एक ऐसा भविष्य बना रहे हैं जहां मशीनें हमारी गलतियों को सुधारेंगी, या एक ऐसा भविष्य जहां मशीनें हमारी गलतियों को आत्मविश्वास के साथ सही ठहराएंगी? सोचने वाली बात है। और यही वो सवाल है जो इस तकनीक को बनाने वालों और इसका इस्तेमाल करने वालों दोनों को लगातार खुद से पूछते रहना चाहिए। डेटा नया तेल हो सकता है, लेकिन अगर रिफाइनरी में ही जंग लगी हो तो इंजन का सीज होना तय है। बहुत खूब कहा। आज की इस गहन चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है इस विस्तृत विश्लेषण ने जानकारी और निर्णय के बीच के इस सफर को एक नए और साफ नजरिए से देखने का मौका दिया होगा। सीखते रहिए और सबसे जरूरी बात, अपने सिस्टम के साथ साथ अपने सवालों को भी अपडेट करते रहिए।